हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछली क्लास में हम जान रहे थे द इंडस रिवर सिस्टम और आज की क्लास में हम जान रहे पढ़ने वाले गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही खास सफर पर, भारत की जीवन रेखा गंगा नदी की कहानी जानने। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है और इसके रास्ते में क्या क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। तो शुरू करें इस शानदार यात्रा को। तो हमारा ये सफर 5 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये नदी इतनी शक्तिशाली क्यों है, फिर जानेंगे कि पहाड़ों में इसका जन्म कैसे होता है। उसके बाद मैदानों से होते हुए इसकी यात्रा को समझेंगे, इसकी सहायक नदियों के नेटवर्क पर भी नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये समंदर में कैसे मिलती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गंगा के महत्व की, कि ये नदी आखिर इतनी शक्तिशाली है क्यों। देखिए, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए उनकी आस्था और जिंदगी का प्रतीक है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत की ये इतनी जरूरी नदी आखिर बनती कैसे है, कहाँ से आती है। और यकीन मानिए, इसकी कहानी भी उतनी ही शानदार है जितनी ये नदी खुद है। आप इसके आकार का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये नदी कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। सोचिए जरा, इतनी लंबी दूरी जो इसे भारत की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है। और ये सिर्फ लंबी ही नहीं है, ये भारत का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम भी है, मतलब सबसे बड़ा नदी तंत्र। और इसी वजह से इसके महत्व को देखते हुए 2008 में इसे हमारी नेशनल रिवर यानी राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और सीधे पहुंचते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां इस महान नदी का जन्म होता है। ये कहानी शुरू होती है ग्लेशियर से और फिर एक बहुत ही पवित्र संगम पर आकर पूरी होती है। तो बात कुछ ऐसी है कि गंगा असल में 2 बड़ी नदियों के मिलने से बनती है। एक है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है, और दूसरी है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और हाँ, इसी भागीरथी को गंगा की मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा माना जाता है। अब ये जो अलकनंदा नदी है ना, ये अपने रास्ते में 5 पवित्र संगम बनाती है, जिन्हें हम पंच प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और फिर आता है 5वां और सबसे जरूरी संगम, देव प्रयाग। यहीं पर अलकनंदा भागीरथी से मिलती है और बस इसी संगम के बाद से इस नदी को नाम मिलता है गंगा। और ये वही जगह है, देव प्रयाग। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 2 अलग-अलग नदियां आकर मिल रही हैं। और बस यहीं से गंगा का वो शक्तिशाली प्रवाह शुरू हो जाता है जिसे हम सब जानते हैं। सच में कमाल का नज़ारा है ये। पहाड़ों का वो ऊबड़-खाबड़ तेज रफ्तार वाला सफर पूरा करने के बाद गंगा आखिरकार मैदानों में उतरती है और ये होता है हरिद्वार शहर में। यहाँ आते ही इसका रूप बदल जाता है, वो तेजी, वो शांत हो जाती है और नदी चौड़ी हो जाती है। ये इसकी यात्रा का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तो अब हम पहुंचते हैं गंगा के सफर के तीसरे पड़ाव पर, मैदानों की यात्रा। और यहाँ आकर गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रहती, ये करोड़ों लोगों के लिए उनकी लाइफलाइन बन जाती है। इसके किनारों पर कितने ही बड़े बड़े ऐतिहासिक शहर बसे हुए हैं, जैसे हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर। ये सब, इन सभी शहरों की संस्कृति, इनका पूरा वजूद, सब कुछ गंगा से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम राज्यों की बात करें तो गंगा का ये विशाल सफर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल तक। और ये वो इलाके हैं जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, जहां सबसे ज्यादा खेती होती है। अब गंगा का ये सफर, ये कोई अकेली यात्रा नहीं है। इसके चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे कई दूसरी नदियां इसमें आकर मिलती हैं, कैसे दोस्त सफर में शामिल हो जाते हैं और इसे और भी बड़ा और शक्तिशाली बना देते हैं। तो देखिए, गंगा में दोनों तरफ से नदियां आकर मिलती हैं। इसके लेफ्ट बैंक यानी बाएं किनारे से जुड़ती हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा जैसी नदियां, और राइट बैंक यानी दाएं किनारे से आकर मिलती हैं यमुना, सोन, पुनपुन और कर्मनासा। और इन सब में यमुना का जिक्र करना तो बहुत जरूरी है। ये गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये भी गंगा की तरह ही हिमालय से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से।
लेकिन एक कड़वी हकीकत भी है। प्रदूषण ने इस नदी पर बहुत बुरा असर डाला है। हालात इतने खराब हैं कि यमुना को कभी-कभी खुला सीवर तक कह दिया जाता है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक और खास सहायक नदी है रामगंगा। इसकी खासियत ये है कि ये मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर बहती है। मतलब वहाँ के जंगली जानवरों और पूरे इकोसिस्टम के लिए ये नदी कितनी जरूरी होगी, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। अब कोसी नदी की कहानी तो और भी अनोखी है। ये एक दो नहीं बल्कि 7 धाराओं के मिलने से बनती है। और इसकी जो मेन स्ट्रीम है वो पता है कहाँ से आती है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के भी उत्तर से। इसलिए इसे एक ट्रांस हिमालयी नदी भी कहते हैं। लेकिन कोसी नदी का एक दूसरा दुखद पहलू भी है। ये अपनी विनाशकारी बाढ़ के लिए बदनाम है और इसी वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि जब ये उफान पर होती है तो अपने साथ बहुत तबाही लाती है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, नदी का अंतिम अध्याय। चलिए देखते हैं कि गंगा अपना ये महासफर खत्म कैसे करती है और समंदर में कैसे मिलती है। तो होता यह है कि पश्चिम बंगाल में फरक्का नाम की एक जगह पर पहुंचकर गंगा 2 हिस्सों में बंट जाती है। इसकी एक धारा, जिसे हम हुगली के नाम से जानते हैं, वो दक्षिण की तरफ पश्चिम बंगाल से ही बहती रहती है और जो मुख्य धारा है वो चली जाती है बांग्लादेश में और वहां इसका नाम हो जाता है पद्मा। अब बांग्लादेश में कहानी और आगे बढ़ती है। वहां पद्मा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, जिसे वहां जमुना कहा जाता है। जब ये 2 विशाल नदियां मिलती हैं तो एक नई नदी बनती है, मेघना। और यही मेघना नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हुए आखिरकार बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये थी गंगा की महायात्रा, एक ऐसी नदी जो आस्था भी है, जीवन भी है और कभी-कभी दुख का कारण भी। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस हजारों साल पुरानी नदी की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा और उस कहानी में हमारा किरदार क्या होगा। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।